नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की ओर से शंखनाद किया जा रहा है कि हर उस इमारत, सड़क, गलियां, चौराहे, मीनार और पर्यटन स्थल के नाम बदल दिए जाएं, जिनका रक्त रंजित इतिहास रहा है, जिनका बीता हुआ कल बदरंग रहा है, जो ना तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और ना ही जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। बीजेपी के कई नेताओं ने शंखनाद किया है कि हलाली डैम, ईदगाह हिल्स, इकबाल मैदान, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, होशंगाबाद और बुरहानपुर जैसे नाम बदल दिए जाएं। अब इससे क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यह रिपोर्ट देखिए। लोग पूछेंगे कि डैम का हलाली डैम नाम क्यों पड़ा, तो क्या बताएंगे? क्या हलाल हुआ वहां? क्या बताएंगे? किसका बताएंगे? क्या बोलेंगे कि वहां बकरा हलाल हुआ? मुगल कालीन समय में मुगलों ने दोस्त मोहम्मद खान, जो विश्वास पात्र बन करके आया और उसने तमाम राजाओं को प्रताड़ित करके उनके राज्य को छीन करके भोपाल में हलाल किया, उसे कहते हैं हलाली डैम। और उस डैम का नाम ही हलाली डैम रख दिया गया है। गलत कहा था शेक्सपियर ने कि नाम में क्या रखा है। नाम में ही तो सब रखा है। नाम में संस्कृति है, नाम में संस्कार है, नाम में सियासत है, नाम में उद्धार है, नाम पर संग्राम है। और शिवराज सरकार को लगता है कि वो नाम जो बदनाम करते हैं उन्हें बदल देना चाहिए। तो सुनो भोपाल वालों, जिस ईदगाह हिल्स पर खड़े होकर देखते थे भोपाल की सुंदर झीलें, कल को वो गुरु नानक टेकरी हो जाए तो रंज न करना, क्योंकि प्रस्ताव यही है कि ईदगाह हिल्स का नाम बदल दिया जाए। शहरों के नाम बदलने के पीछे हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण है। गुरु नानक देव 500 साल पहले गुरु नानक टेकरी पर आए थे, तब वहां ईदगाह नहीं बनी थी, तो पहले गुरु नानक आए तो गुरु नानक टेकरी के नाम से वो स्थान जाना जाता था। गुरु नानक केवल सिख धर्मावलंबियों के नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण जनों के वो जो है चिंतक थे, भगवान थे, ईश्वर के रूप में उनको देश ने पूजा है, माना है। ईदगाह हिल्स जो भोपाल का एक मशहूर लैंडमार्क है, उसके नाम बदलने की ये चर्चा शुरू क्यों हुई? हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर बताया जाता है 500 साल पहले गुरु नानक देव जी खुद आए थे। हम इसी गुरुद्वारे में मौजूद हैं जो कि गुरुद्वारा गुरु नानक टेकरी साहिब के नाम से जाना जाता है। भोपाल का ये इलाका अगर देखा जाए तो ईदगाह हिल्स के नाम से जाना जाता है और वहां पर ये गुरुद्वारा है गुरु नानक टेकरी। प्रोटेम स्पीकर अकेले ऐसे आदमी नहीं है जो मध्य प्रदेश में इस्लाम से जुड़े नाम को बदल डालना चाहते हैं। पूरी शिवराज सरकार का तर्क है कि हर उस नाम को बदल देना चाहिए जिसमें खून खराबे की बू आती हो, किसी को आती हो या ना आती हो। लेकिन बीजेपी वालों को हलाली डैम से तो ऐसी ही बू आती है। लोग पूछेंगे कि डैम का हलाली डैम नाम क्यों पड़ा, तो क्या बताएंगे? क्या हलाल हुआ वहां? क्या बताएंगे? किसका बताएंगे? क्या बोलेंगे कि वहां बकरा हलाल हुआ? तो जो हुए वही तो बताना पड़ेगा कि भैया 300 साल पहले, 400 साल पहले फलाने नवाब, फलाने राजा ने विश्वासघात किया, हिंदू शासकों को, गौड़ शासकों को बुलाया, खाने पर भोजन के नाम पर बुलाया, बाद में उनको हमला करके उनको हलाल कर दिया, खत्म कर दिया। डैम का नाम हलाली डैम। जब ये बात नए बच्चे पढ़ेंगे तो उनके अंदर आक्रोश आएगा कि हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। प्रोटेम स्पीकर के पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता उमा भारती ने भी हलाली डैम का नाम बदल देने का प्रस्ताव रखा था। उमा भारती ने बीजेपी विधायक को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, हलाली नाम मोहम्मद खान के धोखे की याद दिलाता है, गौड़ राजाओं को धोखे से बुलाकर उनके कत्ल की कहानी कहता है, घृणा का भाव पैदा करता है, इसलिए इसका नाम बदल डालना चाहिए। उमा भारती ने बीजेपी विधायक विष्णु खत्री को चिट्ठी लिखी तो विष्णु खत्री ने मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर को चिट्ठी लिखी कि इस धोखे की कहानी को इतिहास के पन्नों से निकाल दीजिए, इसी डैम में हलाली नाम को बहा दीजिए। इस प्रस्ताव को आगे ले गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। बोली, अकेले हलाली डैम है क्यों, इकबाल मैदान का नाम बदल दो, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलो,
ईदगाह हिल्स का नाम बदलो, होशंगाबाद का नाम बदलो और बुरहानपुर का भी नाम बदलो। नाम चेंज होना चाहिए, लेकिन होशंगाबाद नाम चेंज करने के लिए हमारी भावना रहेगी, विचार रहेंगे और कहना रहेगा। करने का माननीय हमारे प्रदेश के जिम्मेदार लोगों। बीजेपी के इस प्रखर हिंदुत्व नामवली की सियासत कांग्रेस को नापसंद आई, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं और हमेशा की तरह वही पुरानी बात कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये नाम वाली सियासत की जा रही है। लगातार जब से ये बनी हो, चाहे केंद्र में, बजाय काम करने के केवल नाम बदलने में ध्यान दे रही है। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बजाय नाम बदलने के मेहरबानी करके शहर का विकास करें, देश का विकास करें, उस तरफ दिमाग लगाएं तो ज्यादा बेहतर हो। जब कांग्रेस सत्ता के सिंहासन पर बैठकर मध्य प्रदेश का आकाश ताक रही थी, ठीक उसी वक्त बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता वाली जमीन खींच ली थी। इस जमीन पर अब प्रखर हिंदुत्व का एजेंडा चढ़ाया जा रहा है ताकि उसकी मजबूती से मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल दल मजबूत ही रहे। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो नाम बदलने पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। फिलहाल आपको बताते चले, शिवराज सिंह चौहान की पहचान सादगी भरी सियासत करने वाले नेता की रही है, लेकिन चौथे कार्यकाल में शिवराज के कई बड़े फैसलों में हिंदुत्ववादी एजेंडे की झलक दिखाई देती है। आखिर शिवराज की बदली हुई राजनीति के पीछे की वजह क्या है और क्यों उन्होंने सियासत का यह नया रास्ता चुना है? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। सबके साथ हूं मैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दूर नहीं है, लेकिन गड़बड़ की, धर्मांतरण का कुचक्र, लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। वैसा ही अंदाज, वैसा ही रुआब, वैसा ही ताप, वैसे ही तेवर, वैसे ही कलेवर, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, बदले बदले से शिवराज नजर आते हैं। इसे शिवराज का नया सियासी चेहरा ही मानिए, जो उनकी सौम्य छवि को पीछे छोड़ अब नए रुआब में नजर आ रहा है। चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद न केवल शिवराज के काम का ढंग बदला है, बल्कि उनकी सियासत का रंग भी बदला है। सख्त सीएम के साथ साथ शिवराज की राजनीति अब भगवा रंग में चमक रही है। अपनी हिंदूवादी छवि को वो और गाढ़ा कर रहे हैं। मुद्दा चाहे लव जिहाद का हो या वेब सीरीज में देवी देवताओं के अपमान का, सख्ती के मामले में शिवराज सरकार एक कदम आगे ही चल रही है और अब प्रदेश में जगहों के मुस्लिम नामों को बदलने की मांग को भी शिवराज की इसी नई सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद जब मार्च 2020 में शिवराज फिर से सीएम बने, तब से उनके फैसलों में इस बदली राजनीति की झलक दिखाई दे रही है। नवंबर 2020 में शिवराज ने गौ माता की सेवा के लिए टैक्स की बात कही। इसके बाद देश में सबसे पहले लव जिहाद पर कानून बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि मध्य प्रदेश में कानून उत्तर प्रदेश के बाद 26 दिसंबर 2020 को लागू हो सका, लेकिन मध्य प्रदेश में बनाए गए कानून में यूपी से भी कड़ी सजा के प्रावधान किए गए। शिवराज के इन फैसलों को हिंदूवादी एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन वो इसे दुष्टों पर सख्ती बता रहे हैं। अनेक लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, बहका या फुसला के अगर कोई किसी को ले जाता है, धर्मांतरित करता है, तो वो गलत है। तो गलत है तो उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनना चाहिए। हाल ही में जब वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय और तांडव में हिंदू भावनाओं को आहत करने का मुद्दा उठा, तो शिवराज सरकार ने ही सबसे पहले एक्शन लिया। संदेश साफ है कि अकेले योगी आदित्यनाथ ही नहीं, हिंदुत्व के प्रखर एजेंडे की राह में शिवराज भी कदम ताल कर रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में मामा वाली छवि से इतर काम करते हुए दिख रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही वो गैंगस्टर और माफियाओं को प्रदेश छोड़ने की धमकी भी दे रहे हैं, तो वहीं
अफसरों को काम में लापरवाही बरतने पर ऑन द स्पॉट निलंबित भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐतिहासिक स्थलों और शहरों के नाम बदलने की मांग ठीक उसी तर्ज पर कर रहे हैं जैसा आमतौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो नाम में क्या रखा है अपने आप में ये बड़ा सवाल है, लेकिन आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के बिल्कुल दिल में बसता है, यानी कि उसकी पोजीशनिंग ऐसी है और दिल से जो बात निकलेगी वो दूर तक जाएगी। ऐसे में सरकार का मकसद क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कमल पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल पटेल साहब, इस्लाम मुक्त मध्य प्रदेश, यही है मकसद आप लोगों का? नमस्कार। देखिए, हमारा मकसद है प्रदेश का चहुमुखी विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन जिन लोगों ने हमारे देश पे हमला किया, हमारे देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, हमारे राजा या हमारे लोगों को मारा, हलाल किया और उन पे अत्याचार किए, वो जो प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को हटाना हर हिंदुस्तानी भारतीय का काम है। और इसलिए हमारे विधायक, सांसद या कोई भी नागरिक अगर ये मांग करता है कि होशंगाबाद का नाम बदल कर नर्मदापुरम रखा जाए तो उसमें क्या तकलीफ है किसी को? ये होशंग शाह ये आतंकवादी थे, हमलावर थे और इसलिए ये हटना ही चाहिए। चिन्ह जितने भी हैं तो आजादी के बाद ही हट जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हटे। लेकिन जब जागो जब सवेरा, और इसलिए जितने भी गुलामी और अत्याचार, आप लोग अगर मकसद यही है, अनाचार के प्रतीक हैं, इस देश से सब हटना चाहिए। चौथी पारी है शिवराज सिंह चौहान की, इतने सालों से लगातार आपकी वहां पर सरकार रही, साल 2003 से अब जाकर 2021 में नींद टूट रही है बीजेपी की। आप कह रहे हैं कि जितने भी गद्दार थे उनके नामों को हटाया जा रहा है। आपका नहीं, यही हमने तो कहना पहले है ही ना नाम कमल साहब? हमारे नहीं सुनिए, पहले ही हटा दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा। जब मैं 2005 से 8 तक राजस्व मंत्री था तो हमने होशंगाबाद में संभाग बनाया, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल को मिला के, तो उसका नाम हमने रखा नर्मदापुरम संभाग। अब नगर का नाम बदलने के लिए प्रदेश सरकार को अधिकार नहीं, भारत सरकार को है। वो प्रस्ताव भेजा है। और इसी प्रकार जो भी हमारे गुलामी के चिन्ह हैं, जो हमारे स्वाभिमान पर, सम्मान पर ठेस पहुंचाते हैं, वो नहीं रहना चाहिए, वो हटना चाहिए। जो मांग की है हमारे जनप्रतिनिधियों ने, वो तो हम दिखाई रहे हैं। इसके साथ ही इनका क्या इतिहास रहा है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। इकबाल मैदान को लेकर क्यों इतनी दिक्कत है? देखिए, इकबाल पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जिन्ना को बंटवारे में इकबाल नहीं कहा था, पहले कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1905 और बाद में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो उसके बाद में सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान और चीन हमारा, वो भारत के खिलाफ उगलते हैं। तो ये दो मुंही बातें नहीं होने चाहिए। अगर भारत के हैं तो भारत के रहो, और अगर भारत का गाली दोगे, भारत का विरोध करोगे तो भारत में रहने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, हम सब पहले भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। हिंदुस्तान हमारा 1905 में जिसने लिखी और जो क्रांति गीत के तौर पर मशहूर हुआ, यही वो मैदान था जहां पर इकबाल ने इस गजल को लिखा था और वहां से ये पूरे देश की जुबान पर आ गया। आप उस जगह का भी नाम बदलना चाह रहे हैं? लेकिन इकबाल ने बाद में क्या किया ये भी तो पता करो। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में हिंदुस्तान की खिलाफत की, पाकिस्तान का साथ दिया, तो क्या और भारत के खिलाफ जहर उगला। हटा देना चाहिए? इसलिए कोई व्यक्ति अगर एक बार पहले अच्छा काम करे, बाद में गलत करे, तो उसको कलम नहीं देनी। क्या इस नहीं, जो अच्छा है वो तो हटा देना चाहिए? आपके हिसाब से तो यही हुआ कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने पाकिस्तान और चीन, नहीं, गीत को कौन कह रहा हटाएंगे? हाँ, नहीं, गीत को नहीं हटाना चाहिए। जिसने लिखी है उसके नाम को हटा दो, गीत को बने रहने दो। ठीक है आरिफ मसूद जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है? वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे गद्दार रहे हैं इस देश के जिन्होंने हिंदुस्तान से, मध्य प्रदेश से वादा खिलाफी की, इस वजह से उन लोगों का नाम नहीं रहना चाहिए। मध्ययुगीन नाम है ये, गुलामी का बार बार संकेत करते हैं। तो क्या दिक्कत है कांग्रेस को? देखिए, इन लोगों की बकवास करने से कोई चीज साबित नहीं हो जाएगी। अल्लामा इकबाल बड़ा नाम था
और इकबाल ने जो शायरी अशार आज़ादी के दौर में लिखी थी वो काबिल तारीफ थी, और उन्होंने जंगी आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है। साथ ही जो बात कही गई कि बंटवारे के बाद उन्होंने, तो वो इन लोगों को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। मैंने तो कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़ी कि अल्लामा इकबाल ने कभी दूसरे देश के बारे में कोई अल्फाज अच्छे निकाले हों। उन्होंने इंसानियत के अल्फाज जरूर निकाले और अपने अशार के जरिए आंदोलन की आज़ादी को लड़ने वाले योद्धाओं को बढ़ावा दिया, और उसके बाद आज़ादी के बाद देश में एक पैगाम दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दुनिया में हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले शख्स की सोच के बारे में ये लोग इस तरह की बातें करते हैं कि अफसोस की बात है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि भोपाल 250 साल नवाबों ने और इन लोगों ने यहाँ पर हुकूमत करी है। अगर 250 साल की हुकूमत में एक बार भी कहीं उन्होंने तो कोई नाम न बदला, 15 साल ये अपना नाम नहीं बदल सके। और कमल भाई कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नर्मदापुरम का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये ऋग्वेद सिंह जी की सरकार में शायद ये काम हुआ था, नर्मदापुरम का। वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी 1993 से 2003 के बीच में, उस समय ये काम हुआ था। कमल पटेल साहब नहीं, देखिए, नर्मदापुरम संभाग बना 2005 से 8 के बीच में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी नर्मदा जयंती के दिन वहां गए, उसका शुभारंभ किया। मैं राजस्व मंत्री था, हमने ही नर्मदापुरम संभाग बनाया, और होशंगाबाद शहर का नाम भी नर्मदापुरम रखने के लिए उन्होंने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा। एक मैं कह रहा हूं कि किसी भी आदमी को जो भारतीय है, देखिए हम मानते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या कोई भी हो, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, हम सब भारतीय हैं। लेकिन खाते यहाँ की, बजाते पाकिस्तान के या दूसरे देशों की, ऐसा चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू भी हो, तो वो इस देश के काम का नहीं है। हमको पहले हमारे लिए तो देश, आपने वो चुना है ना, फिर हम। लेकिन जिन लोगों के लिए देश कुछ नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगा कमल भाई, पाकिस्तानी जासूसी करते हुए जो लोग नहीं, देखिए, इस्लाम से हो या किसी से भी हो, आज तो जितने भी नाम सामने आए हैं सारे नाम इस्लाम से जुड़े हुए हैं, और वही नाम आप लोग उनके बदलना खिलाफ भी चाहते कार्रवाई हैं। हो रही है। हाँ, देखिए, जो देश, सुनिए, इसलिए बदलना चाहते हैं, सुनिए, ये हलाल। अच्छा, हलाल का मतलब क्या होता है? हलाल का मतलब क्या होता है? बकरे को हलाल किया जाता है, और इस आदमियों को हलाल किया गया, इसलिए उसका नाम हलाली डैम रखा। वहां खून की होली के लिए धोखा देके की गई। तो ऐसे प्रतीक चिन्ह जो हमारे देश के लोगों को अत्याचार किए, और उसके बाद 100 साल का जो भोपाल का गजेटियर कल को उसमें कहता है, ये साबित है कि इस तरह का हुआ था नरसंसार। बोले कौन सा? भोपाल का गजेटियर है, उसमें तो कहीं इतिहास में ऐसी चीज नहीं है हुआ वहां। नहीं, कमल पटेल साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए, ये इतने दिनों के बाद आप लोगों को क्यों याद आया है? ये बात समझ से परे है सर, ये बात समझ से परे है। इतने दिनों के बाद आप लोगों की नींद टूटी। अगर ये गद्दार थे, और अब जो भी बातें आपकी सरकार या आप लोगों की ओर से गिनाई जा रही हैं, अब 15 सालों तक बीजेपी का शासन रहा, जिसमें 13 सालों से ज्यादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान चौथी बार कमान संभाले। अब 2021 में ही आप लोगों को नाम याद आ रहा है कि दरअसल इन लोगों ने गद्दारी की, इन लोगों को बाहर करो, ये सारे नाम हटाए जाए। इससे मैसेज कितना बड़ा जाएगा, आपको अंदाजा है कमल पटेल साहब? ऐसा लगता है कि दरअसल एक वर्ग विशेष से, एक वर्ग विशेष को लेकर आप लोग साथ नहीं चलना किसी वर्ग से इस तरह का मैसेज। देखिए, सुनिए बहन जी, सुनिए, कांग्रेस की सरकार थी, पहले कहते थे बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी, लेकिन 15 साल बीजेपी की सरकार रही, सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित बीजेपी की सरकार में रहा। मोदी जी है 6 साल से, सब सुरक्षित है, सबका विकास हो रहा है, सबको प्रधानमंत्री आवास, सम्मान सब मिल रहा है। मुसलमान हमारे कलेजे के टुकड़े हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश के लोगों पे अन्याय किए, अत्याचार किए, देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, वो गुलामी के प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी नागरिक मांग करता तो हम उसका स्वागत करते हैं और ऐसे चिन्हों को मिटाने का प्रयास करें। आरिफ मसूद साहब, आप लोग कम से कम वो तमाम नाम जिसके साथ इस तरह की कहानियां जुड़ी हुई हैं, अगर उसके नाम को सरकार हटाती है तो उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, फिर विरोध क्यों किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से? मैं बताता हूं चित्रा जी, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये जो तथ्य लाए जा रहे हैं, तो भोपाल का 1600 साल का गजट ईयर डिक्लेयर्ड है। उस गजट ईयर में कहीं से भी हलाली डैम का जो नरसंसार का जिक्र हुआ है, अगर एक भी लाइन होगी तो हम खुद कबूल करेंगे और आगे से आगे पेशकश करेंगे कि वास्तव में बदलना चाहिए। 100 साल के गजट ईयर में कहीं ये नाम नहीं है। 250 साल भोपाल में नवाबों की हुकूमत रही, 4 बेगमात रही हैं,
लेकिन आज तक कभी उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं करा। अगर इनके पास कोई है प्रूफ तो दे, जैसे हम दे रहे हैं गोडसे का सब जानते हैं। इस पे ये लोग बात करेंगे नहीं कि नाथूराम गोडसे का जहां मंदिर बनाने की बात हो रही हो उसके बारे में क्या कहेंगे? जिससे देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी का कत्ल करा हो, उसका मंदिर बनाया जा रहा है, उस पर ये बात नहीं करेंगे, उस पर ये जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि वो तमाम नाम जिससे वास्तव में इस तरह की कहानियां रही हैं, जो कम से कम, बिल्कुल बोलिए कमल पटेल साहब, आप बोल लीजिए, फिर मैं जाती हूँ आरिफ साहब के पास। बोले कमल पटेल जी, तो उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए ना आप लोगों की ओर से, लेकिन उसको लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं। आरिफ मसूद साहब सुनिए, महात्मा गांधी हमारे बोलिए। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, हमारे पूजनीय हैं, हमारे प्रातः स्मरणीय, हम उनकी इज्जत करते हैं और उनका जिनने भी हत्या की उसका कभी हमने समर्थन नहीं किया, उनका हम भी विरोध करते हैं। गलत काम करने वाला कोई भी हो वो ठीक नहीं हो सकता है और इसलिए हमने कभी समर्थन नहीं किया। लेकिन भारत को जिन लोगों ने गुलाम बनाया, आक्रमण किया, भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, भारत के लोगों पे अत्याचार किए, वो एक भी अत्याचार का चिन्ह प्रतीक इस देश में नहीं रहना चाहिए, तभी सौहार्दपूर्ण वातावरण आएगा। उमा भारती जी ने कहा है हलाली डैम का नाम बदल देना चाहिए। वो खुद भी मुख्यमंत्री रही थी मध्य प्रदेश की, उसी समय वो कह रही हैं कि धोखे की याद दिलाता है, तो उनको तो तुरंत उसी समय बदल देना चाहिए था नाम। इतने दिनों का इंतजार क्यों किया गया? वो कह रहे हैं कि घृणा, हलाली नाम सुनकर घृणा जैसी फीलिंग आती है। देखिए सबका नहीं, देखिए अब सब काम अगर ये तो फिर आप कहोगे कि आजादी की होते से सब काम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। सबका समय रहता है, जब समय काल परिस्थिति के अनुसार मुझे बात होती है और इसलिए जब जागो जब सवेरा, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। चलिए, बीजेपी को लगता है कि देर आए कि दुरुस्त आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साधती है। आप दोनों का शुक्रिया साहब। आपको दिखाने जा रहे हैं हम कांटे। ये वो कांटे हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों की राह में बिछा दिए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस ने इस बार किसानों को रोकने के लिए कई लेयर के सुरक्षा इंतजाम किए हैं। साथ ही पहली बार सड़कों पर हुई है कीलबंदी। टीकरी बॉर्डर पर तो पुलिस ने सड़क पर कीलों के साथ साथ नुकीले सरिये तक लगवा दिए हैं, ताकि अगर किसानों के ट्रैक्टर आगे बढ़ें तो टायरों के परखच्चे उड़ जाएं। टीकरी बॉर्डर पर बाकायदा सड़क हटा करके यहां पर कीलें लगाई गई हैं। देर रात के वक्त गाजीपुर बॉर्डर और उसके साथ साथ तमाम अलग अलग बॉर्डर पर इस तरीके से कीलें जो हैं वो गाड़ दी गई हैं। 10 लेयर कंक्रीट बैरिकेडिंग की यहाँ पर है। ये एलओसी नहीं है, ये एलएसी भी नहीं है, ये कहीं का इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये दिल्ली की किलेबंदी है। ये किसानों की राह में बिछाए गए कांटे हैं। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसान कहीं बॉर्डर पार करके दिल्ली में न घुस जाएं। किसानों के ट्रैक्टर कहीं सुरक्षा का घेरा तोड़कर दिल्ली में न दाखिल हो जाएं। कहीं पर लाल किला जैसे बवाल न हो जाए। लिहाजा दिल्ली की सीमाओं पर ऐसे इंतजाम किए गए हैं ताकि परिंदा भी पर न मार पाए। ऐसे सुरक्षा इंतजाम तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी नहीं दिखाई देते होंगे। ये देखिए, ये दिल्ली के इतिहास में सुरक्षा को लेकर शायद पहला प्रयोग है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए ये सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसमें सड़क खोदकर उसमें सीमेंट भरकर कीलें लगाई गई हैं, नुकीले सरिये लगाए गए हैं। किसानों की राह में बिछे ये नुकीले कांटे उनके ट्रैक्टरों के लिए लगाए गए हैं। कीलों के बीच में मोटे मोटे नुकीले सरिये भी लगाए गए हैं ताकि अगर किसानों के ट्रैक्टर यहां तक पहुंच भी गए तो यहां से आगे नहीं जा पाएंगे। नुकीली कीलें पहिए पंक्चर कर देंगी, नुकीले सरिये ट्रैक्टरों के टायर फाड़ डालेंगे। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों ने
दिल्ली में मार्च किया था, जमकर हिंसा हुई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर देखिए इस तरीके से जो नुकीली चीजें हैं वो यहाँ पर गाड़ दी है। पूरा जो ये टिकरी बॉर्डर है हर तरफ इसी तरीके की जो नुकीली कील है उसको सड़क पर गाड़ दिया है, ताकि अगर कोई ट्रैक्टर मार्च होता है या गाड़ियां लेकर टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जब किसान जो प्रदर्शन में बैठे हैं वो आगे की तरफ बढ़े तो वो जो गाड़ी है वो पंचर हो जाए। पुलिस ने इन कांटों और सरियों को लगाने के लिए रविवार की रात जेसीबी से पूरी सड़क खुदवा डाली। उसके बाद बड़ी बड़ी कीलें लगाई गईं। उनके बीच सरिया काटकर उन्हें नुकीला बनाकर सीमेंट से बाकायदा जमवा दिया ताकि कोई भी ताकत इन कीलों को हटा न सके। आप ये देखिए किस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर बाकायदा सड़क हटा करके यहाँ पर कीलें लगाई गई हैं। सरियों को काट कर आप देखिए किस तरीके से नुकीला बना करके यहाँ पर लगाया गया है ताकि जबरदस्ती कोई दिल्ली के अंदर दाखिल न हो सके। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के ये तमाम उपाय टिकरी बॉर्डर पे किए हैं। हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ से आप देखिए जहाँ से ये सड़क शुरू होती है वहीं से इस तरीके से लगाई गई है, कीलें लगाई गई हैं और बीच में ये देखिए सरिये काट करके नुकीले एकदम सड़क के दूसरे कोने तक इसी तरीके से लगाए गए हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर ये इंतजाम किए हैं। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने 8 लेयर के सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सबसे पहले सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक रखे गए हैं। इन ब्लॉक्स में मिट्टी भरी गई है। सीमेंट और गिट्टी से इन्हें जाम कर दिया गया है। ब्लॉक की 2 लाइनों के बाद आरएएफ जवानों की तैनाती की गई है। टिकरी बॉर्डर पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। किसानों को रोकने के लिए नुकीले कांटों की दीवारें बनाई गई हैं। इसके अलावा रास्ते पर ट्रैक्टर और ट्रोलियां खड़ी कर दी गई हैं। बाकायदा जो बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं, ट्रॉलियां होती हैं, उनके जरिए ये पूरी सड़क जाम कर दी गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। सीआरपीएफ के जवान है, आईटीबीपी के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, सीआईएसएफ के जवान है, बीएसएफ के जवान है और तकरीबन 7 से 8 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। टिकरी बॉर्डर पर सीमेंट और लोहे के ब्लॉक इतने मजबूत बनाए गए हैं जिसमें किसानों के ट्रैक्टर चाहे जितनी बार टक्कर मारें, इन ब्लॉक्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसानों के आंदोलन को देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर इस किलेबंदी पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट में लिखा, पुल बनाइए, दीवार नहीं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर किसानों ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। आईटीओ, नागलोई और लाल किला में किसान मनमानी पर उतर आए थे। पुलिस बेबस देखती रह गई थी। कहीं ऐसे हालात 6 फरवरी को भी न बन जाएं, इसके लिए पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं को इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ पैक कर दिया है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आपको बता दें टिकरी बॉर्डर जैसे इंतजाम गाजीपुर बॉर्डर पर भी किए गए हैं। यहां 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग के ऊपर कांटों की बाड़ लगा दी गई है। साथ ही किसानों के ट्रैक्टरों के पहिए पंक्चर करने के लिए सड़क पर लोहे की ऐसी चादरें बिछा दी गई हैं जिनमें बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं। ये दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर की गई कील बंदी है। जी हां, आपने सही सुना, कील बंदी। यूं तो किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर की किलेबंदी की गई है, लेकिन यहाँ देखिए मोटी मोटी किलों की बाकायदा चादर बिछा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पहली बार किसानों के लिए ये कील बंदी की है। टिकरी बॉर्डर पर तो कीलों को बाकायदा सीमेंट से जमवाया गया है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स के बाहर कीलों वाली चादरें बिछाई गई हैं, जिनमें मोटी मोटी कीलें निकली हुई हैं। कीलों का पैगाम साफ है कि इन पर चलकर तो कोई जा नहीं सकता, लेकिन अगर किसानों के ट्रैक्टर या फिर दूसरे वाहन अगर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो ये कीलें उनके टायरों के परखच्चे उड़ा देंगी।
देर रात के वक्त गाजीपुर बॉर्डर और उसके साथ साथ तमाम अलग अलग बॉर्डर पर इस तरीके से कीलें जो हैं वो गाड़ दी गई हैं, ताकि 6 फरवरी को जो चक्का जाम का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, किसान दिल्ली कूच ना कर सके। उसके चलते कटीले सरिये के जो कीले हैं वो यहाँ पर जमीन में गाड़ दिए गए हैं, ताकि अगर किसान ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो उनको पूरी तरह से यहीं पर ही रोका जा सके, ताकि 26 जनवरी जैसी घटना जो है वो ना हो सके। किसान आंदोलन का फोकस गाजीपुर बॉर्डर पर आ गया है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आंदोलन पर बैठे हैं। उनसे मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। आज भी शिवसेना नेता संजय राउत राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुँचे थे। 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इसके चलते बड़े पैमाने पर फोर्स लगाई गई है। RAF के अलावा PAC के सैकड़ों जवान गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात हैं। ड्रोन से सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम के ऐलान को देखते हुए गाजीपुर में सुरक्षा बड़े पैमाने पर बढ़ा दी गई है। वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए बैरिकेड्स के कई लेयर लगाए गए हैं। उन पर कंटीले तार भी लगाए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे जहां पे किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से जोर शोर से चल रहा है, वहां पे अब ये कांटेदार तार लगा दिए गए हैं। पुलिसकर्मी काफी भारी तादाद में यहां पे मौजूद हैं। सभी ने राइट गियर पहना हुआ है। वाटर कैनन की भी तैयारी की हुई है। इस समय पुलिसकर्मियों का कहना है कि पूरे इलाके को कॉर्डर ऑफ किया गया है, ताकि किसान यहां से उठ के देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। कई सारे बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक ये तार भी लगा दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मल्टी लेयर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह गाजीपुर बॉर्डर पर फोर्स लगाई गई है, कितनी लेयर में फोर्स तैनात है। यहाँ ये आप इन तस्वीरों में अच्छी तरह देख सकते हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की स्थिति को आप अच्छी तरह देख सकते हैं। वो कहते हैं ना कि तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं, और कुछ यही आलम है गाजीपुर बॉर्डर का, जहां हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम तो है ही, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुरक्षा के साथ साथ जो पूरा पुलिस का महकमा है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, और पूरी तरह से NH9 बंद कर दिया गया है। और NH9 बंद होने की वजह से ना तो आप दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जा सकते हैं और ना ही गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ। तो ये बाकायदे 6 लेयर की सुरक्षा वहां पर की गई है। वैसे गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा इंतजाम इस नाते भी किए गए हैं कि अब किसान आंदोलन का फोकस सिंघू और टीकरी बॉर्डर से हटकर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा में कोई ढील दी हो। यहां भी मल्टी लेयर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर की सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया है हमारी संवाददाता अनीशा माथुर ने। हम हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर के पहले बैरिकेड पर, जो कि प्रोटेस्ट साइड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। मेरे राइट साइड पे है सिंघोला गांव और लेफ्ट साइड पर है अंबर होटल। और इस कंक्रीट बैरिकेड के आगे पुलिस की गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं जा सकती। सारे सिविलियन वाहन यहीं से वापस हाईवे पर उल्टाए जा रहे हैं, और इधर बिना ID कार्ड दिखाए आप अंदर नहीं जा सकते। ये है पहला बैरिकेड सिंघू बॉर्डर की तरफ जाते हुए। ये आप देख सकते हैं कि कम से कम 8-10 लाइनें कंक्रीट बैरिकेडिंग की यहाँ पर लगी हुई है, और आखिरी लाइन पर रेजर वायर भी लगा हुआ है। ये वो एरिया है जहाँ पर पुलिस के सीनियर अफसरों के टेंट्स लगते हैं। यहाँ पर ये पूरा दिन रहते हैं, जो मॉनिटरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी ये कंक्रीट के बैरिकेड जो है इनको मूव करके लगाया जा रहा है इस तरह से, ताकि पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो उनके जाने का रास्ता बन रहा है, लेकिन बाकी किसी के लिए भी रास्ता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेयर कंक्रीट बैरिकेडिंग की यहाँ पर है, और पुलिस भी अपने फुल
यूनिफॉर्म में यहाँ पर खड़ी हुई है। ये सेकंड लाइन है बैरिकेडिंग की सिंघू बॉर्डर के प्रोटेस्ट साइट पर जाने से पहले। ये तीसरी लाइन जो बैरिकेडिंग की है ये आखिरी लाइन है। यहाँ से अगर पहले यहाँ से राइट की तरफ जाए तो गांव के अंदर का रास्ता है जो कि पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। ये तीसरी लाइन का बैरिकेड है जहां से और ज्यादा सख्त सिक्योरिटी शुरू होती है। अब मल्टीलेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, हर तरफ दिखाई दे रहे हैं कांटे। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।